नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा। हमने उसमें आपको बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार से हम किसी पॉइंट को शो करते हैं, दर्शाते हैं, उसे ग्राफ पर बात की। इस पॉइंट पर जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर आज हम बात करेंगे। इसके बाद हम फिर आगे चलकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन्हीं को कभी अंतर विभाजन के लिए, कभी बाह्य विभाजन के जो निर्देशांक रहेंगे उस पर बात करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उनका थोड़ा रिव्यू देखेंगे और उस रिव्यू के बाद हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा, हमने आपको पॉइंट के बारे में बताया। उस पॉइंट के तहत हमने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बताया कि जब हम ज्योमेट्री पढ़ते थे तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का मतलब होता था नो लेंथ नो ब्रेथ, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो पॉइंट का मतलब नो लेंथ और नो ब्रेथ से नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को तभी दर्शाएंगे जब वो इंटरसेक्शन में दो लाइन या दो कोऑर्डिनेट का जो इंटरसेक्शन होगा, उसी इंटरसेक्शन, उसी जगह को हम पॉइंट के नाम से जानेंगे। और उसी को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दर्शाने के लिए दो विधियां बताई, दो तरीके बताए। एक हमने बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, और दूसरी बताई हमने आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। उसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, एक बताई हमने पोलर। अगर आप देखना चाहें, अगर हमें डीपली ना पढ़ना होता, हमें सिर्फ नॉर्मली पढ़ना होता, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे जो एक्स और वाई प्लेन पर होगा। मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पढ़ेंगे जिसमें एक्स और वाई एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। हम आपको बता देते और हम बताते हैं कि अगर कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए कि पॉइंट पी है, अभी हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अभी हम उसको फर्स्ट में मान लेते हैं। तो अगर हम किसी पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे तो हम उसमें मानेंगे कि पी एक्स कमा वाई, जहां जो एक्स रहेगी वो क्या रहेगी, एक्स एब्सिसा रहेगी, वाई ऑर्डिनेट रहेगा, इसको हम कोटि बोलेंगे, इसको हम भुज बोलेंगे। ये प्योर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का लगभग सेम वही सब रिएक्ट जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो नियम फॉलो होते हैं, जो रूल होते हैं, वही सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ही बात है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग रहेगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक ठाक समझ लेते हैं तो कार्टेशियन में कुछ अंतर रहेगा ही नहीं। इसी को हम कार्तीय तल के निर्देशांक की बात करते हैं, इसमें ध्रुवीय तल के निर्देशांक की बात करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें ये एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। हम सब इन पर डीपली डिस्कशन कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी कि एक्स वाई प्लेन क्यों आता है, किस हिसाब से जब पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, जो भी था हमने सब कुछ उस पर बात कर चुके हैं। आज क्लास में हमें सिर्फ ओवरव्यू देखना है, एक रिव्यू लेना है कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमने पॉइंट पढ़ा, और पॉइंट में हमने बताया कि किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम उसमें दो कोऑर्डिनेट से उसको निर्देशित करेंगे। हमने आपको बताया था अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोई पॉइंट लेना है तो लेफ्ट से ही या राइट से ही, एक्स कमा वाई रहेगा, जहां एक्स एब्सिसा रहेगी, वाई ऑर्डिनेट रहेगा। एब्सिसा को भुज बोलेंगे, ऑर्डिनेट को कोटि बोलेंगे। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट उसी इंटरसेक्शन वाली जगह को कहेंगे जहां एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे हमको यहाँ का कोई एक्स वाई पॉइंट डिनोट करना है तो हम कहेंगे कि एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पर चलो, एक्स चलो, वाई पर चलो, फिर इसी पे यहाँ से खींचो, इसे एक्स, ये वाई। तो जहाँ एक दूसरे से कटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसी को हम एक्स कमा वाई बोल देंगे, यही पॉइंट रहेगा। ये हमने कुछ सीखा। हमने आपको ये भी बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक्स वाला नेगेटिव रहेगा, इसके बाद वाई वाला पॉजिटिव रहेगा। इसमें हमने बताया कि दोनों नेगेटिव रहेंगे। उसी के साथ हमने इसमें बताया कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव। पहले हम x को लिखते हैं, मतलब एब्सिसा को लिखते हैं, मतलब भुज को लिखते हैं, बाद में ऑर्डिनेट को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हमारी किसी भी किताब या जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से हम एब्सिसा को पहले, ऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे। जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो भी इसी फॉर्म में फॉर्म किए जाएंगे कि उनमें पहले एब्सिसा दी हो, बाद में ऑर्डिनेट दी हो।
कुल मिला के हमने इतना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने और भी कुछ चीजें देखी तो उनको भी रिवीजन करना जरूरी है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि x को एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट, फर्स्ट में x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में y पॉजिटिव y नेगेटिव x पॉजिटिव। मतलब 2 बार चारों क्वाड्रेंट में x 4 बार, y भी 4 बार, लेकिन 2 बार x पॉजिटिव 2 बार y पॉजिटिव, 2 बार x नेगेटिव रहेगा 2 बार पॉजिटिव रहेगा। जब 2 बार x पॉजिटिव रहेगा तो पहले में रहेगा फोर्थ में रहेगा, y पहले में पॉजिटिव रहेगा और सेकंड में पॉजिटिव रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा। हमने देखा कि ये भी XY प्लेन पर बनाया जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जो इसमें पॉइंट के निर्देशांक मानते हैं इनको हम r, थीटा मानते हैं, जहां r डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पॉइंट, किसी भी मूल बिंदु से उस पॉइंट तक की जो बीच की दूरी होगी जिसको हम r से डिनोट करेंगे, यहां पर ये एब्सिसा का कार्य करेगा। जबकि जो थीटा रहेगा वो इसी पॉइंट को, जो पॉइंट बना है उससे जो डिस्टेंस, जो रेखा, जो लाइन हमने उसके ओरिजिन से मिलाई है, उसका जो एक्स एक्सिस के साथ झुकाव रहेगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे और इनको किसी पॉइंट के रूप में पी आर गामा थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे। हमने इनका रिलेशन या कन्वर्जन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा। हमने कार्तीय तल और ध्रुवीय तल के बीच रिलेशन देखा। हमने उसमें देखा था कि x इक्वल टू देखो, इसको जब हम मिला देते थे तो इसको हम y मानते थे, इसको भी x मानते थे। यहीं से हम देखते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू y अपान r, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपान r लंब बटे कर्ण, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा आ जाता था। ये एक रिजल्ट होता था। वहीं दूसरा रिजल्ट x इज इक्वल टू r cos थीटा रहता था। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पर बेस को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें x चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार x बटे कर्ण, x इज इक्वल टू r cos थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन रहेगा। इसी के साथ हमने एक रिलेशन और देखा। हमने आपको बताया था कि अगर इन दोनों के हम जोड़ दें तो हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्यों आता है, इन सब पर हम बात डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। 2 क्लास हमने सिर्फ इन्हीं चीजों को समझने में निकाली, जिसमें सिर्फ हमने पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट को समझा जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे। सिर्फ एक क्लास में उसी पर हमने बात की, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात की। दूसरी क्लास में हमने कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बात की। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे, इन पर ज्यादा डिटेल्ड हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमको याद जो रखना है वो सिर्फ इतना रखना है कि एक्स और वाई किसी भी पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, जहां पर जो एक्स रहेगा वो एब्सिसा भुज का कार्य करेगा, वाई ऑर्डिनेट का कार्य करेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। हाँ, अगर और भी याद रखना है तो पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। जब हम दूसरे की बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन, तो हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू r sin थीटा, इसको हमें याद रखना है, इस रिलेशन को हमें याद रखना है। x इज इक्वल टू r cos थीटा, इसको देखना है। इन पर क्वेश्चंस भी बनेंगे, आज बनेंगे और आज हम करेंगे भी। x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये तीनों रिलेशन आपको याद रखना। कुल ये याद रखना है कि पॉइंट में x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट, साथ साथ में पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच जो रिलेशन होता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कहां से आता है, हम इन पर बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तभी आपको पता होगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। जो पहले प्रश्न हमको मिलेंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मिलेंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन सिर्फ हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में है। हमने लगभग जितने भी पॉइंट पर क्वेश्चन जहां भी हमें मिल सकते थे उन्हें सब ढूंढ लिया, क्योंकि पॉइंट पे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है। हमने आपको बताया भी था कि नेवी एसएसआर में एक बार सिर्फ पूछा गया।
तो जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हमें समझना है। हम आपको बताएंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, हम इसी चीज को पहले देख लेते हैं। हमने आपको बताया ये एक्स पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये रहेगा। अब हमने आपको बताया था कि अगर आप एक्स पर चली गई दूरी चाहें तो एक्स से डिनोट करें, अगर आपकी मर्जी है तो आप उसको ए या बी से डिनोट करें। हमने आपको बताया था दोनों सही है। इसके अलावा आप कोई अगर वर्ड यूज करते तो फिर आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें पॉइंट में जो पहले जो हम कोऑर्डिनेट मानेंगे उसको एब्सिसा वाला मानेंगे, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट मानेंगे। लेकिन हाँ, लेंथ में अगर आप थोड़ा नेमिंग में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि एक्स और वाई, यहां जो एक्स पर दूरी चली जाएगी हम उसको ए भी मान सकते हैं, जो वाई पर चलेंगे उसको हम बी मान लेंगे। तो अगर कभी आपसे यहाँ के निर्देशांक पूछे जाए कि इस पर बताओ, तो इस पर जो होगा वो a, 0 होगा। कोई पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि x पर जब हम चल रहे हैं, जब डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तो कुछ होगी, लेकिन y अक्ष वहां पर 0 होगा। और हमें पता है कि जो पहला है वो एब्सिसा है, वो x अक्ष पर चली गई दूरी डिनोट करेगा, और जो दूसरा वाला है वो y अक्ष पर चली गई। अब x अक्ष पर ही बात कर रहे हैं तो x अक्ष पर सिर्फ एक दूरी चली जाएगी, वो a होगी, y वाली 0 रहेगी। वही बाई पे जब हम इस पे जब कोऑर्डिनेट, इस पर जब निर्देशांकों की बात करेंगे तो इस पर दो निर्देशांक होंगे, एक 0 एक b, क्योंकि y पर x 0 होगा और y की कोई वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू मान लीजिए b है, x की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, x अक्ष से दूरी। अगर आप x अक्ष से दूरी की बात करेंगे, जो x अक्ष से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से दूरी, मतलब एक्स अक्ष से दूरी को या वाई अक्ष पर चली गई दूरी को, बात एक ही होगी। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस या फिर डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस, दोनों एक ही बात होगी। तो एक्स अक्ष से दूरी की जब बात करोगे तो इसका मतलब होगा कि आपने वाई अक्ष पर कोई दूरी चली। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, या आप चाहो तो इसको वाई से डिनोट करो, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई चली गई दूरी रहेगी या वाई रहेगी। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अब वाई अक्ष से दूरी, तो वही बात, जब वाई अक्ष से दूरी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी की बात कर रहे हो तो आप एक्स अक्ष पर चल रहे हो, इसका आंसर रहेगा वो ए रहेगा या एक्स रहेगा। अब अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो एब्सिसा है, वाई जो है वो ऑर्डिनेट है। जैसे कोई भी पॉइंट जो हम मानते हैं जिसमें x, y होता है, अगर आपसे पूछे इसमें x क्या है, तो x जो रहेगा वो एब्सिसा रहेगा, भुज रहेगा, जो y रहेगा वो ऑर्डिनेट रहेगा, कोटि रहेगा। जितने भी छोटे से छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर हम बात करेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस भी ऐसे मिलेंगे कि अभी आपको हो सकता है कि इस पे लग रहा हो मजाक लग रहा हो, आगे चल के आप इनसे भी बड़े क्वेश्चन देखें, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो बेसिक है उन चीजों को भी तो पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दूरी मतलब वाई अक्ष पर कुछ चला, जब वाई अक्ष पर कुछ चला तो बी रहेगा या वाई रहेगा। जब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष पर कुछ चलेंगे तो वहां ए या एक्स जो चाहे आप वो माने। व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, एक्स भुज है, एब्सिसा है। वाई क्या है, वाई ऑर्डिनेट है, कोटि हम आपको पहले बता चुके। एक्स अक्ष पर निर्देशांक, एक्स अक्ष पर जब निर्देशांक की बात करेगा कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमने बताया कि एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष पर चली गई दूरियां होंगी, जबकि वाई वाली 0 हो जाएगी वहां। तो हमने देखो आपको बताया कि एक्स अक्ष पर निर्देशांक a, 0। कोऑर्डिनेट एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर निर्देशांक, तो वाई एक्सिस पर निर्देशांक हमने आपको पहले बताया कि 0, b। एक्स अक्ष पर निर्देशांक a, 0 और वाई एक्सिस पर निर्देशांक, ये गलत लिखा है, यहां पर कर लेंगे वाई अक्ष पर निर्देशांक, अक्ष पर निर्देशांक और ये 0, v ना होके b, 0 ना होके यहाँ 0, b होगा। ठीक है, इन विच कोऑर्डिनेट, अब इस क्वेश्चन को देखना है आपको, इस क्वेश्चन को देखना है जो नेवी एसएसआर में पूछा गया अभी तक कि -2, -3 किस क्वाड्रेंट में आएगा। हमने आपको बताया कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में हम x पे नेगेटिव चलते हैं लेकिन y पर पॉजिटिव चलते हैं, इसलिए सेकंड में x पॉजिटिव रहेगा जबकि y नेगेटिव रहेगा। तो इस यहां पर जो x रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव रहेगा। जबकि हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में दोनों नेगेटिव रहेंगे और फोर्थ में x
हमने आपको ये भी बताया था कि जो x है वो दो जगह पॉजिटिव रहेगा, दो जगह नेगेटिव रहेगा, आएगा तो चारों क्वाड्रेंट में, लेकिन दो बार पॉजिटिव दो बार नेगेटिव, पहले में पॉजिटिव चौथे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव, बाकी दूसरे तीसरे में x नेगेटिव रहेगा। वही y का हाल है, y पहले और दूसरे में पॉजिटिव, बाकी तीसरे और चौथे में नेगेटिव रहेगा। -2, -3 किस चतुर्थांश में आएंगे? इनकी मार्किंग, इनके चिन्ह के आधार पर आपको देखना है कि किस चतुर्थांश में आएंगे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे। इन विच क्वाड्रेंट -2, -3 किस क्वाड्रेंट में आएंगे? तो आपको बता देना है कि तीसरे में आएंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। नेवियर सर में इसी टाइप से पूछा गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों चिन्ह नेगेटिव दिए थे। इन्हीं पर ही कुछ क्वेश्चन और है, देख लो, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जब उसका एग्जामिनर का मन होगा पेपर को सरल करना, एक आध क्वेश्चन आपके हिसाब से डाल देना, इजी रखना पेपर को, तब वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। जब पेपर का पैटर्न इजी टाइप का रहेगा तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पर आपको दिया है पॉइंट दिया है 4,5 किस क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर एग्जांपल का मतलब है इसी से हल करना। 4,5 किस क्वाड्रेंट में आएंगे? 4,5 का मतलब है जो 4 दिया है उसका मतलब कि हम x अक्ष पर कोई दूरी चले होंगे। x अक्ष पर कितनी दूरी चले? हम x अक्ष पर 4 दूरी चले, 1 2 3 4। y अक्ष पर 5 दूरी चले, 1 2 3 4 5। क्योंकि चिन्ह दिया नहीं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दोनों पॉजिटिव हैं, और हमें पता है कि ये x की पॉजिटिव साइड होती है, ये x की नेगेटिव साइड होती है, ये भी y पॉजिटिव साइड होती है, ये y की नेगेटिव साइड होती है। अब हमें बात पॉइंट की करनी। अभी तो हमने x अक्ष के निर्देशांक और y अक्ष के निर्देशांक मान लिए। अगर हम इसकी बात करें 0,5 है, लेकिन हमें पॉइंट चाहिए, वो भी एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट 4,5 रहे। तब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन वही होगा जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर हम इसके पैरेलल चलें, ऊपर y से x अक्ष के समांतर चलें, तो ये जो दूरी तय की जाएगी ये 4 रहेगी, ये दूरी 5 रहेगी। और हमने माना कि जहां ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे उसी को हम पॉइंट P से डिनोट करेंगे, और जो P के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं x और y अक्ष पर चली गई दूरियों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उसमें हम पहले एब्सिसा, पहले भुज को और बाद में कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, ऑर्डिनेट को लिखेंगे। ये 4, ये 5, ये हमको दिया था। हमको दिया है कि एक पॉइंट P 4,5 है, आप बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा। जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये सब समझना नहीं है ना, इतना सब कुछ करना है, लेकिन मुझे आपको समझाना है ना, तो समझाना है तो इसलिए मुझे आपको ये सब बताना कि ये x क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। इस तरीके से हम दूरी चलेंगे, इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ये पॉइंट कहां होगा? ये पॉइंट यहां कहीं होगा। तो इस आधार पर अगर 4,5 देखें तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? क्योंकि ये 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर आपको एंगल के हिसाब से पूछना चाहिए, जैसा कि पोलर कोऑर्डिनेट में देखेंगे भी, और आपसे पूछ दे किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 90 से कम, और आपसे पूछ दे कोई निर्देशांक बताओ, ऐसा बताओ कि जिसका एंगल 0 से ज्यादा 90 से कम है, ऐसे कोऑर्डिनेट के निर्देशांक क्या होंगे? तो आप ऐसे पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? तो आप सीधे लिख देना x, y। लेकिन कभी पूछ दे कि अगर एंगल 90 डिग्री है, उस स्थिति में आप कोऑर्डिनेट बताओ, उस स्थिति में आप निर्देशांक बताओ, तो आप सीधा बोलेंगे 0, b या 0, y, क्योंकि जब 90 डिग्री हो गया तो वहां पर y कुछ चलेगा जबकि x 0 रहेगा। वही अगर आपसे बोल दे 90 to 180 तो वहां भी -a, b रहेगा। लेकिन आपसे बोल दे 180 कि 180 डिग्री पर कोई अगर हम दूरी चलते हैं तो उस जगह कोऑर्डिनेट बताओ, तो उस जगह जब कोऑर्डिनेट की बात कर देगा, जो 180 पर आप चलोगे तो x पर चलोगे, y पर 0 रहेगा, तो इस स्थिति में -a, 0 या फिर x, 0 वो माइनस, जो मानो वो करो। इस हिसाब से -6, 7 की बात करो, देखो पहला चिन्ह नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, मतलब x पर दूरी नेगेटिव चली गई, y पर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आप इसको समझ सकते हो। 7, -8 की बात कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, 7 पॉइंट यहाँ कहीं मान लीजिए आया, और y की नेगेटिव -8 यहाँ कहीं आएगा। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे 7, -8 यही पॉइंट रहेगा, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। -3, -5 की बात कर रहा है, तो 1 2 3, -3 इस पे चलेंगे, -5 इस पे चलेंगे, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको -3, -5 दिखेंगे, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इस पर एक प्रश्न 2014 में पूछा गया। बाकी IIT JEE वगैरह जो तैयारी करते हैं, उन जिन लोगों ने कभी एग्जाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि पॉइंट पे क्वेश्चन उनमें ज्यादा बनते हैं।
एनडीए एयरफोर्स में बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इसी टाइप पर पूछेंगे। आगे जो हम प्रश्न देखेंगे भविष्य में पूछे जा सकते हैं। अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं, अभी आपका रिसेंटली एग्जाम है तो आप इतना देख लीजिए, इतने में आपका काम पर्याप्त हो जाएगा। जो हमने पीछे क्लास डिस्कशन की वो, और इसके अलावा ये क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन होंगे, उनको आपको बड़ी ध्यान से समझना है। देखो, हाँ, एक बात को आपको पहले समझ लेना चाहिए कि अगर हम आपसे कभी बोले, हमने आपको ये बात 4 बार शायद रिपीट भी कर दी कि आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट, एक एक्स या वाई के किसी पॉइंट के एब्सिसा या ऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट बताइए। आप समझ, हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट P है, P में हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट P को हम उसके 2 कोऑर्डिनेट द्वारा उसको डायरेक्ट कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। वो 2 कोऑर्डिनेट निर्देशांक, एक x होता है, एक y होता है। और हमने यहीं पर आपको बताया कि जो x है, जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, जिसको हम भुज कहते हैं, y जो ऑर्डिनेट है, जिसको हम कोटि बोलते हैं, ये किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 बार आएगा। बताया आपको कि नहीं बताया? x कितने बार आएगा? 4 बार आएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई कंडीशन नहीं है, अगर उसने कंडीशन दे दी कि पॉजिटिव कितने बार आएगा, तो पॉजिटिव x 2 बार आएगा, भुज 2 बार पड़ेगा। अगर कंडीशन नहीं है तो x और y ये यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पर x पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, यहां x फिर पॉजिटिव आएगा। मतलब x और y दोनों, इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x 1 रहेगा, इसमें y 1 रहेगा, इसमें भी x2 y2 x3 y3 x4 y4, अगर हम उनको नेमिंग करना चाहें 1 2 3 4 की फॉर्म में। लेकिन हम अब बार बार ये बात देखेंगे कि जो एब्सिसा है, जो x है, वो चारों क्वाड्रेंट में 4 बार आएगी। अगर हम उनकी मार्किंग, उनके मार्क की बात ना करें, उनके चिन्ह की बात ना करें। यही जो एब्सिसा है, जब x अक्ष पर चली जाएगी, जब दूरी की बात करेगी, जब डिस्टेंस की बात करेगी, तो भी 4 बार आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है कि विस्थापन एक बार निगेटिव हो सकता है, होता भी है, लेकिन डिस्टेंस, दूरी कभी निगेटिव नहीं। जो हम बताया, हमने आपको जो भी समझाया वो सब सही है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन जो चीज बोल दे, वो क्वेश्चन जो है वो सार्वभौमिक सत्य होगा, वो परम ब्रह्म होगा, वो भगवान होगा, वो ईश्वर होगा, हमें उसी की सुननी पड़ेगी। जो प्रश्न है हम उस पर अभी बात करेंगे। इसीलिए आपको समझ लेना है कि जो x है वो 4 बार आएगा, y है जो 4 बार आएगा। जब डिस्टेंस के सेंस में लिया जाएगा तो x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 4 बार पॉजिटिव आएगा, y भी 4 बार पॉजिटिव आएगा। जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से हमें चलना है। अगर प्रश्न में दे दे तो अभी देख लो आप, क्वेश्चन है जो कि एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि लेट, माना कि 3 वर्टिकल्स दिए गए हैं, लेट ए एच कामा के बी, जो वर्टिकल्स हैं किसी भी ट्रेंगल के, राइट एंगल ट्रेंगल है, उसके 3 वर्टिकल्स दिए गए, ए बोला एच कामा के, बी 1 कामा 1 एंड सी 2 कामा 1 विद द वर्टिकल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल विथ एसी एज इट्स हाइपोटेन्यूज। उसने बोल दिया कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसके 3 शीर्ष फला फला फला, और उसमें उसका जो कर्ण है वो फिक्स है, एसी ही कर्ण रहेगा। अब आप फिक्स हो चुके, अब आपको ऐसा ट्रेंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है जिसमें एसी रहेगा। अभी हम ऐसे नहीं बना रहे क्योंकि कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट में ही बनाएंगे पॉइंट के हिसाब से। ऐसा ट्रेंगल रहेगा जिसमें ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट के पॉइंट कहीं भी हो, लेकिन ट्रेंगल कुछ इस टाइप का बनेगा जिसमें एसी कर्ण रहेगा, ए बी ये रहेगी, बी सी ये रहेगी। इसके अलावा कोई पॉसिबल है? क्योंकि इसमें बोल दिया है कि एसी एज, एक बात समझना, अभी आपको कठिन नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब इसके आंसर देखोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कुछ दम था। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट, उसने ये भी बोल दिया कि जो ये ट्रेंगल बनेगा, अभी ये ट्रेंगल नहीं बन रहा है क्योंकि अभी हम ये नॉर्मल ट्रेंगल बना रहे हैं, एक रफली फिगर बना रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, तब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट लेने पड़ेंगे। जब हम यहां की बात करेंगे तो इसका जो एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट है, 1 यूनिट स्क्वायर है। कह रहा लेट द सेट ऑफ वैल्यूज विच के कैन टेक इन इज गिवन बाय, कह रहा जो के दिया गया है, ए वर्टिकल्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट एच कामा के हैं। अब आपको बताना है के की कितनी वैल्यू संभव है, विच के कैन टेक। आप बात समझना, प्रश्न में बोला है, हिंदी वाले ध्यान देंगे कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसके 3 शीर्ष ए बी सी दिए गए हैं, जिसमें ए एच कामा के, बी 1 कामा 1, सी 2 कामा 1 है, और उस जो राइट एंगल ट्रेंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, और इसमें हाइपोटेनस एसी जो है वो कर्ण है। इतना उसने क्वेश्चंस में कुल दिया है, और आपसे के सभी वैल्यू
पूछिए जो कि इस कोऑर्डिनेट में संभव है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट में हमने आपको बताया कि एब्सिसा भी 4 बार, ऑर्डिनेट भी 4 बार, तो के की वैल्यू भी 4 बार। अब आंसर हम देखते हैं, आंसर देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि आंसर तो 2 ही दिए हैं। आप इस चीज को ये ना कभी समझ लेना कि जो ये आंसर दिए हैं ये एक्स और वाई के मान दिए, ना ना, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं दिए। अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में होते तो इनके आगे पी लिखा होता। ये नंबर्स है, ये नंबर्स है, ये वैल्यू है के की। सिर्फ हमें ऑर्डिनेट के संभावित मान चाहिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, पॉसिबल वैल्यू ऑफ भुज किसी भी ट्रेंगल्स में, एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट रहेगा, ऐसा ट्रेंगल लिया जाएगा। वो ट्रेंगल जो होगा उसमें एसी हाइपोटेन्यूस भी रहना चाहिए, और उसमें जो ऑर्डिनेट है उसके जितने भी मान सब पर आपको बात करनी है। अगर हम वैसे बात करें, हमने आपको जैसे बताया अभी पीछे कि एब्सिसा भी 4 बार, ऑर्डिनेट भी 4 बार, अगर डिस्टेंस की आप बात करें, लेकिन इसमें यह देखना है कि जो 4 बार तो आएगी, कंडीशन जो दे दी है वो कंडीशन ये दे दिया कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट, एरिया नहीं बदलना चाहिए और ना ही कर्ण एसी बदलना चाहिए। 2 कंडीशन याद रखनी है, तो कंडीशन जो रहेंगी वो 2 याद रखनी है। अगर यही क्वेश्चंस आप 1-2 क्लास बात कर रहे होते तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको साधारण ट्रायंगल का फार्मूला लगा देना था। वो ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट वाला नहीं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम आपको बताएंगे 1/2, इसको हम बाहर x1 लिखते हैं, यहाँ x2 लिखते हैं, यहाँ x3 लिख लेते हैं। इनके अंदर 23, 31, 12 की फॉर्मेट चलाते हैं। y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2, 23, 31, 12 की फॉर्मेट चलाते हैं। इसको हम डिटर्मिनेंट से सोल्व कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें 3 चीजें दे दी जाती हैं, एक x1, y1, x2, y2, x3, y3, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो 3D फिगर की एरिया की बात करता है। तो इसलिए जो हम 3D डिटरमिनेंट फिगर होता है उस x1, x2, x3, y1, y2, y3, इसको बार वाले को हम 1, 1, 1 मान लेते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यही आता है, इसके बार 1/2 रहता है। ये सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, जो कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ट्रायंगल होता है उसके एरिया के लिए सबसे सरल फार्मूला माना जाता है। आपको याद करने का तरीका है कि x मतलब भुज को बाहर रखेंगे और कोटि को अंदर रखेंगे। जो कोटि की फॉर्मेट रहेगी वो 23, 2, 3 y2 माइनस y3, 31 y3 माइनस y1, 12 y माइनस y2, ये फॉर्मेट रहेगी। इस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ये बात पूछता है 1-2 क्लास बाद तो आप कर देते हैं। अभी भी अगर आप ये सीख गए तो आप इससे कर सकते हैं। आप वैल्यू रखिए, कर लेंगे। आप एक वैल्यू के की निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट होता है। कहीं ना कहीं ये भी उसी फॉर्मेट पर होता है, तो हम उसमें हाइट एक ही साइड की लेते हैं, जो बेस लिया है उसी के परपेंडिकुलर ले लेते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम बात करते हैं वो ट्रायंगल में होता है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट में 2 ट्रायंगल संभव है। अगर आप बेस सेम रखेंगे तब भी 2 ट्रायंगल संभव है। देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, कोई अगर पॉइंट यहाँ एक ही पॉइंट लाइन मिला रहे हैं, इसमें अगर AC कर्ण है तो क्या ये नीचे भी तो हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि A C B हमारा मान होगा A, हम यहाँ मानेंगे जो H का मान K दिया है, क्योंकि H का मान K में कहीं ये नहीं दिया है कि दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव। ये बात अलग है कि H का मान K यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन अगर गलती से K की वैल्यू हमने डिस्टेंस में ली और नेगेटिव निकली, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि K नेगेटिव होगा और K का मान भी नेगेटिव आया, K का मान भी नेगेटिव आया, और हम जब यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी तो H का मान K ही तो बनेगा। अगर आपके हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया होगा तो चलो सही, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू दे दी, तो दोनों पॉसिबल मान है, क्योंकि उसने बोल दिया कि द सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच K कैन टेक इज गिवन बाय, इनमें से कौन सी वैल्यू ली जा सकती है, K की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। इस सवाल को आप ध्यान, जो कि आप 1-2 क्लास बाद आपको हम ये एरिया का फॉर्मूला पढ़ाएंगे, इसके आधार पर भी आप कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है वो देखना है, सवाल देख लेना है, क्वेश्चन में पॉइंट मान लेना है। क्वेश्चन में उसने बोला A को भी नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि B और C जो है विद द वर्टिकल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि V1,1 C2,1 है। H का मान K अभी एक वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट होते तो हम इनको मान लेते। H का मान के वेरिएबल है, ये वेरी कर सकते हैं, इनका मान नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन B और C क्लियर है कि 1,1, तो मतलब 1 का मतलब है कि आप x = 1 चलें, वन का 1 दिया है तो इसका मतलब है कि आप x पर भी 1 चले होंगे, y पर भी 1 चले होंगे। चलिए यहां से 1 चले, यहां पे मान लो आए होंगे, यहां से 1 चले, यहां आए। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो 1,1 रहेगा, इसको हम B से डिनोट करेंगे।
वहीं दूसरा जो पॉइंट दिया है सी, वो 2,1 दिया है, मतलब x पर अब 2 चलिए जबकि y पर 1 ही रही है, ये 2,1 हो गया, इसको हम सी बोलेंगे। आई समझ में बात? ये किसी भी ट्रेंगल का बेस हो गया। ये एक लाइन हमें मिल गई और हमें पता है कि कोई ट्रेंगल तभी पॉसिबल है जब उसमें कम से कम 3 लाइनें हो। अभी हमें एक लाइन मिल गई जिसमें एक पॉइंट 1,1 दिया है, दूसरा पॉइंट 2,1। अगली क्लास जो हमारी होगी इन्हीं के ऊपर होगी, इनमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछ देता है, इसी तरीके से पॉइंट दे देगा, इनके बीच की दूरियां दे देगा निकालने के लिए, तब आप निकाल भी सकते हैं। अभी तो अगर हम इसके बीच दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें तो आप सीधा निकाल दोगे कि यहां से यहां तक की दूरी 2 है और इतनी दूरी 1 है, ये दूरी 1 होगी, मतलब इसका बेस ये 1 है। अब उसने बोला कि AC इज हाइपोटेन्यूस, AC जो है कंड है, तो हमने अभी मान लिया कि जो A पॉइंट है जिसके वर्टिकल्स H, K दिए हैं, अगर ये दोनों में यहां मान लें तो कोई आफत, क्योंकि H, K कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है अगर हम इन H, K एक वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों चारों कोऑर्डिनेट में आएंगे। अगर VC फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये तो संभव होगा कि अब वो 2 ही जगह आ सकता है, या तो फोर्थ में या तो सेकंड में, क्योंकि अब BC और AC जिसमें कर्ण है, अब AC कर्ण यहां तो कहीं नहीं आ जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना AC कर्ण बन जाएगा, फिर 90 डिग्री कहां जाएगा। तो ये तय हो गया कि या तो AC A पॉइंट यहां कहीं होगा या A पॉइंट यहां कहीं होगा। अब बात समझिए, A पॉइंट या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। अब अगर H, K कांस्टेंट होते, निश्चित होते, इनके चिन्ह हम देख लेते, इनमें कोई वैल्यू होती तो हम आपको बता देते, मान जैसे यहां दे देते 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम इसको कह देते कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अभी H, K है और ये वेरिएबल है, अभी हम इनको फिक्स नहीं कर सकते, तो हम दोनों लेकर, दोनों जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब लेकर चलेंगे। अब हम इसको K को मिलाएंगे। देखो अब जाके जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमने देख लिया। क्वेश्चन में जो बोला था कि 3 वर्टिकल्स है, 3 शीर्ष दिए गए हैं, H, K 1,1 2,1 1,1 2,1 H, K। एरिया की बात करें कि एरिया जो इसका है वो 1 स्क्वायर यूनिट है। अगर हम एरिया निकालना चाहें, अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालोगे। अभी तक जो इसका एरिया है वो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1। तो अगर हम हाइट देखें तो हाइट जो है वो 2 आ जाएगी, हाइट 2 आ जाएगी, जिसमें बेस BC है तो ये 2 रहेगा। अगर ऊपर है तो, नीचे है तो भी 2 ही रहेगा, क्योंकि बेस नहीं बदलेगा, बेस तो बनी रहेगा। अभी हम ऊपर के हिसाब से देखते हैं कि ट्रायंगल जो है वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में बनना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना है तो 2 यहां आएगा, अगर सेकंड में बनेगा तो ये यहां से लेकर यहां तक 2 होगी, तो जो y पर सिर्फ 1 चली जाएगी, 1 तो आप इतने में चल लेंगे, 1 जो है इतनी इधर ही चली जाएगी बस। अब देखिए, अब अगर हाइट 2 है, बेस 1 है, तो एरिया 1 रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अब आप अगर बेस से बात करो इस पॉइंट की जो H, K मिला, अगर हम मान लेते हैं कि H, K फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम जानते हैं कि H का मतलब है x पर चली गई दूरी H रहेगा, K का मतलब है कि y पर चली गई दूरी, मतलब यहां कहीं से यहां चली होगी आपने, ये K रहेगी। तो इसको अगर हम H मान ले तो इसको K, अगर ये K है तो अब ये K कितनी हो जाएगी, क्योंकि इतनी 1 है, ओरिजिन से अगर हम देखें 0,0 से, मूल बिंदु से, तो ये अब 1 2 3 पूरी 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक ट्रायंगल हमने बनाया, अब हमें इसमें यह मिल गया कि YH से चली गई दूरी, मतलब YH का जो ऑर्डिनेट जो K है उसकी एक वैल्यू में मिल गई 3। अब ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में आपने देखा 3 ये है, 3 ये है, एक 1 दिया है, 3 3 2 है, तो मतलब ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, 2 बचे। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कभी कि 1 वैल्यू पॉसिबल हो, अगर 1 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी K की, Y की, अगर Y ऑर्डिनेट भी आप 1 चलेंगे तो आपने 1 यहां चले, यहां रुक गए, अगर 1 पे रुके तो ऐसा कहीं पॉसिबल है कि ऐसा कोई पॉइंट जो 1 हो y का, तो वहां पर x भी 1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में एरिया कभी 2 बनेगा ही, एरिया कभी 1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 1 हाइट भी 1, तो एरिया हाफ हो जाएगा, आधा रह जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी कट जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा तरीका देखना चाहते तो ये है कि अगर हमने मान लिया कि h भी अभी वेरिएबल है, तो h अगर नीचे होगा तो जो हाइट है ये 1 हो जाएगी। हमने आपको बताया पूरी 2 है, तो यहां तक ही हम 1 चल चुके हैं, नीचे वाली 1 रहेगी, और जब 1 रहेगी तो ये AC जो है ये विकर्ण हो जाएगा, उसका C AC ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो 1/2 बेस जो है यही बेस रहेगा, 1 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1 एरिया का, तो हाइट 2 आई, इसको हमने मान लिया कि ये 1 हुई, ये भी 1 थी, ये टोटल यहां तक 2 हुई, जबकि इतनी केवल ये 1 हुई, इतनी केवल
1 हुई। अब ये 1 हुई तो अगर हम आपसे पूछें कि ए बी सी हमें ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का भुज चाहिए, तो ए का अगर एब्सिसा की बात करो x, y, तो x जो होगा वो 1 होगा, y जो होगा वो भी 1 होगा। जबकि यहां की बात करोगे h जो रहेगा, h रहेगा वो 1 रहेगा, लेकिन y 3 रहेगा। अब देखो आप, ये भी 1, ये भी 1, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो y नेगेटिव रहेगा, तो -1 हो जाएगा। इस कंडीशन में एक वैल्यू 3 होगी, दूसरी -1 होगी। एक बार और देख लो, आपको समझ में ना आया हो। हमने क्या किया कि हमने जो ट्रायंगल में उसने दिया था कि क्वेश्चन में दिया था कि एक त्रिभुज जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिकल्स दे दिए ए बी सी और तीनों का मान दे दिया, तीनों की वैल्यू दे दी। उसने आपको बता दिया कि इन तीनों वैल्यू को आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से रखना है। इसके बाद आपको ऑर्डिनेट के जो वैल्यू होंगी जितनी भी पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी का हमें मान बताना है, उन सभी को आपने आंसर में दिखाना है। तो हमने आपसे बताया कि एक जो उसमें कंडीशन दी थी कि एसी हाइपोटेनस रहेगा, उस आधार पर जो हमने पॉइंट माना था, बी यहाँ कहीं माना था जिसको हम 1,1 मानते थे, सी को हमने यहाँ कहीं माना जिसको हमने 2,1 माना था। इसको अगर हम मिला दे तो एक ट्रायंगल तो ये बन सकता है, साथ साथ में दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा वो ये भी बन सकता है, क्योंकि उसने ए इसको भी मान सकते हैं, ए ये भी मान सकते हैं। अगर ए ये मानोगे तो ए इसको भी मान लोगे, अगर ए इसको मानोगे तब इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको मानोगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी 2 बन सकती है। अगर हम बेस की बात करें तो 1 आता है, क्योंकि ये पूरी दूरी यहां से यहां तक 2 चली जाती है और ये दूरी जो चली जाती है इतनी हमें निकालनी है यहां तक। तो अगर हम निकालेंगे तो दिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ट्रायंगल का एरिया दिया है 1 स्क्वायर यूनिट। अगर आप यहाँ बेस 1 रखेंगे तो हाइट 2 आ जाएगी। इसका मतलब यहां से जो हाइट है ये 2 आ गई। अगर ये 2 आ गई तो ये पूरी हाइट की बात करो जो 0,0 मूल बिंदु से, तो ये जो है वो 3 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमको पता है कि जो ये ऊपर दिखाते हैं जिस दूरी को, वो y अक्ष पर चली जाती है, और जो y अक्ष पर चली जाती है, अगर a जो है h, k है, तो यहाँ k की वैल्यू 3 नहीं आ जाएगी, क्योंकि k जो है वो y अक्ष को डिनोट कर रहा है। तो 3 आ गई। अगर h की बात कोई करे तो h 1 रहेगा, तो 1,3 यहाँ की कोऑर्डिनेट हो गए। अब ऐसा नहीं कि आपने आंसर देखा 1,3 टिक कर दिया ना, उसने पूछा कि k की वैल्यू मतलब y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। y की एक तो 3 वैल्यू पॉसिबल है, और दूसरी वैल्यू की अगर बात करोगे ये देखना पड़ेगा। इतनी दूरी हम 1 चल चुके हैं, ये 1 थी, अब ये यहां तक 2 है, क्योंकि उसने अगर आप निकालोगे तो बेस ये रहा, हाइट ये हो गई। इस हिसाब से आप अगर इतनी 1 चल चुके हैं तो ये इतनी 1 ही तो बची यहां तक। अगर ये 1 बची तो जिसके कोऑर्डिनेट होंगे वो हो सकते हैं, एक तो ये हमें h पर चल रहे हैं 1, और k पर भी 1 चल रहे हैं, आप लिख दो। लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में होते तो थर्ड में होते तो भी दोनों नेगेटिव रखते, फर्स्ट और सेकंड में होते तो y पॉजिटिव रहती। लेकिन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में x पॉजिटिव रहेगा लेकिन y नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपसे बोला कि ऑल पॉसिबल वैल्यू y, तो y की सभी संभावित मान जो हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि -1 भी ले सकते हैं, दूसरा 3 भी ले सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वो वैल्यू नहीं है कि x और y की वैल्यू है ना, ये सिर्फ y की वैल्यू है जो कि पॉसिबल है। अगर x y की होती तो इनके आगे p लिखा होता, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये सवाल था जो हमने कर लिया, जिसमें AC जो है हाइपोटेनस था, ये सब जो भी दिया था। अब आप ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप और पोलर कोऑर्डिनेट इनके रिलेशन का एक सवाल देख लीजिए। देखो उसने बोला इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी आर √3,1, कार्टेशियन प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो इसको x पॉजिटिव, इसको x नेगेटिव, इसको y। इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p, कह रहा है कोई पॉइंट p है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कार्तीय तल के निर्देशांक √3,1 है। अब कार्तीय तल के निर्देशांक दे दिए √3,1। हमने बताया था कि आपको
जो √3, 1 होंगे, जो कार्टेशियन पॉइंट जो मानेंगे हम वो इस तरह इसको मानेंगे और इसको हम लिखेंगे √3, 1। मतलब x पर हम √3 चले, y पर 1 चले, यहां दोनों हमने पॉइंट P माना और इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो √3, 1 दिए हैं। कह रहा है इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P आर √3, 1 देन इट्स पोलर कोऑर्डिनेट, तब इसके ध्रुवीय तल के निर्देशांक क्या होंगे। अब आपको जरूरत भी नहीं थी इसको बनाने की, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन जल्दी करना है तो कोई जरूरत भी नहीं आप इसको बनाएं। आपको हमने बता रखा है कि y = r sin थीटा, ना बता रखा हो तो बताओ, x = r cos थीटा, जो हमने रिजल्ट याद भी कराए थे। ये दोनों रिजल्ट अगर आपको पता है तो आपको पता है कि अगर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, मतलब x और y दे रखे हैं और हमको चाहिए क्या, पोलर कोऑर्डिनेट के निर्देशांक चाहिए। और पोलर कोऑर्डिनेट के हमने आपको बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट के जो निर्देशांक रहते हैं वो r और थीटा 2 रहते हैं। अब बात समझिए, आई बात समझ। जहां जो r था वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू ओरिजिन, मूल बिंदु से पॉइंट की जो दूरी थी वो थी, इसको हम r बोलते थे, इसको हम थीटा बोलते थे। स्लोप ऑफ द लाइन, जो कि रेखा का समीकरण भी होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ जो झुकाव होता है उसी को हम थीटा बोलते हैं। अब आपसे बोला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिए √3, 1 और पोलर कोऑर्डिनेट आपसे पूछ दिया r, थीटा पूछ दिया। हमने आपको बताया था कि r के लिए इन दोनों को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इन दोनों को स्क्वायर करके अगर आप जोड़ोगे तो r² = x² + y² आएगा। x² दिया है, x दिया है √3, y दिया है 1। जब वैल्यू आप रखोगे, जब इनमें आप वैल्यू रखोगे, यहां कहीं कर लो, जब आप वैल्यू रखोगे तो r² = x की वैल्यू √3 है, क्योंकि एब्सिसा जो भुज पर चली है वही x होगा, तो x की वैल्यू √3 है तो 3 हो जाएगी। y की वैल्यू 1 है, क्योंकि जो ऑर्डिनेट पर चले हो वो y है, तो जाएगा। तो अब r² = 4 आएगा। अगर r निकालोगे आप तो √2 आएगा, √4 आएगा। इसको हम +2 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि हमने बताया था कि r जो है वो डिस्टेंस है, और आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है तो हम +2 लेंगे। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट का एक निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकल आया, जो r निकल आया, मतलब r का मान जो आया वो 2 आया, r की जो वैल्यू आई वो 2 आ गई। अब थीटा और निकालने तो काम चल जाएगा। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप आराम से इन दोनों को आपस में भाग दे दीजिए। यहां से जो रिजल्ट निकलेगा, मतलब जो हमने पढ़ रखा है कि r = x cos थीटा, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। इन दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें मिला r = √x² + y²। और इन्हीं दोनों को अगर हम एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो हम देखेंगे कि tan थीटा = y/x। इन सब पर हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, किस हिसाब से आएगा। tan थीटा = x/y/x, देख लो आप डिवाइड करके। तो y की वैल्यू हमें पता है, ये इसकी वैल्यू पता। y की वैल्यू अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट जो दिए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वो √3, 1 दिए। जो √3 होगा वो एब्सिसा होगी, उसको हम x लिखेंगे, जो 1 होगा उसको हम ऑर्डिनेट y लिखेंगे। हम x और y की वैल्यू रख के r का मान पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि +2 और -2 आया। डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं तो सिर्फ और सिर्फ +2 आएगा। जब यहां करेंगे tan थीटा की, तो tan थीटा का मतलब y/x, मतलब tan थीटा = 1/√3। अब tan थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√3 में होती है, तो आपको पता होगा कि थीटा की वैल्यू 30, जब हम 30 लेते हैं तो वो वैल्यू 1/√3 होती है, मतलब थीटा की वैल्यू 30 आ गई। इसको हम π/6 भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई अब पूछे कि बताओ पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमने r की वैल्यू 2 निकाली है, थीटा की वैल्यू π/6 निकाली है। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो हमने पढ़ रखे हैं कि p r, थीटा होता है, तो एक 2 होगा, दूसरा π/6 होगा। कौन सा आंसर होगा, आंसर ये होगा।
सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कन्वर्जन या रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमने समझ रखा था कि x इक्वल टू आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, x इक्वल टू आर कोस थीटा, दोनों को इक्वेशंस को हमने हल किया था। तब हमने आपको बताया था कि पिछली क्लास में आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर जो x और y है ये पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जिनकी वैल्यू x जो है वो एब्सिसा भुज को डिनोट करेगा, y जो है वो ऑर्डिनेट कोटि को डिनोट करेगा, हमने वही वैल्यू रख दी। अब r निकल आया, जब r निकल आया तो हमने पिछली क्लास में ये भी सीख रखा था कि थीटा निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू y अपान x क्यों होता है, क्योंकि जो फिगर हम पढ़ते हैं इसमें अगर tan थीटा निकाले तो लंब बटे आधार, लंब जो होगा वो y होगा, आधार जो होगा वो x होगा, 1 में √3 का भाग लगेगा तो tan थीटा इक्वल टू y अपान x। तो हमने आगे देखा, इन दोनों को सॉल्व किया, r का मान 2, tan थीटा का मान बना पार √3, और हमने आपको बताया कि हमने पढ़ रखा है पोलर कोऑर्डिनेट के लिए p r का मान थीटा, चाहो तो अब इसको px लिख या pp लिख लो, पोलर कोऑर्डिनेट आपको याद रहेगा, r का मान थीटा, तो r जो है 2 आया, थीटा π/6 आया, यही आपका आंसर हो गया। आया समझ भी नहीं आया? तो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के भी जो रिलेशन था जिसको हमने पढ़ रखा था, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, tan थीटा अपान y अपान x, उन पर भी एक क्वेश्चन कर लिया। एक प्रश्न और है, अब एक प्रश्न और देख लो इन्हीं पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि कह रहा है कि इफ द पॉइंट √3, 1 इज रोटेटेड बाय 40 डिग्री, एक बिंदु दिया है, हमने आपसे कहा जब कभी बिंदु की बात करेगा तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट की बात करेगा। कह रहा है √3, 1 तो हमें दोनों पॉजिटिव हैं, अगर यहाँ x, y होता तो हम फिक्स ना कर पाते क्योंकि वो वेरिएबल होते, यहाँ तो वैल्यू दी है, अब ये वैल्यू दोनों फिक्स है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी, ये जो पॉइंट रहेगा ये √3, 1 रहेगा। कह रहा है कि अभी जो है इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज, कह रहा है ओरिजिन से रोटेट किया जाता है। अभी जो ये पॉइंट है मान लीजिए यहां पर है, अब इसको हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपने घड़ी देखी होगी तो घड़ी इस टाइप से चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आपको 45 डिग्री इस पॉइंट को रोटेट कराना है। जिस एंगल पर अभी पॉइंट हुई मान लिया थीटा पर है, अब हमें जो है 45 डिग्री पर रोटेट करा देना है, तो ये जो होगा वो थीटा प्लस 45 हो जाएगा, पूरा एंगल यहां से यहां तक, इतना हमने थीटा पे रोटेट करा दिया। तो अब जो पॉइंट P यहां आएगा वो x, y आएगा। देखो क्वेश्चन अब देखना है, इफ द पॉइंट P √3, 1, एक पॉइंट दिया है √3, 1 इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री, यदि उसको हम 45 डिग्री के एंगल से रोटेट घुमा देते हैं ओरिजिन के सापेक्ष इन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अभी हम ओरिजिन पर थे जो पॉइंट √3, 1 था, अब इसको हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो कह रहा कि एंड देन रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस, अब इसका एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के पैरेलल हम परावर्तन भी करेंगे। अब हम इसका एक्स अक्ष के पैरेलल परावर्तन करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू पॉइंट्स आर। अब हम आपको बता दें कि जो रिफ्लेक्शन है हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है, तो रिफ्लेक्शन में आप समझ लीजिए जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो अगर हम एक्स एक्सिस के सापेक्ष में रिफ्लेक्शन करेंगे तो y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा जब हम y एक्सिस के सापेक्ष रिफ्लेक्शन करेंगे तो x वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसमें कर रहे हैं अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के समांतर, या x एक्सिस की जो भुजा है उसके सापेक्ष में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो इस स्थिति में y वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको समझना है कि जब कभी अगर हम आपसे बोल दें, रिफ्लेक्शन में सिर्फ इतना समझ लो, अगर हमने आपसे बोल दिया कि x अक्ष के समांतर या x अक्ष के सापेक्ष आपको रिफ्लेक्शन कराना है, अगर यहाँ कोई पॉइंट है और x अक्ष के सापेक्ष कराना है, तो आप ये ध्यान रखना, अगर ये x, y है और हम इसका x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो x वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन y वाला नेगेटिव हो जाएगा। कभी अगर हम इसको y अक्ष के पॉजिटिव कर दें y अक्ष के, तो x वाला नेगेटिव हो जाएगा और y वाला पॉजिटिव रहेगा। इस बात को आप समझ भी रहे हो। यहाँ फिर आओ, अगर हम कहते हैं x अक्ष के पॉजिटिव x अक्ष के साथ, तो x अक्ष के साथ ये नेगेटिव ही रहेगा और ये वाला चिन्ह बदल देगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? मतलब अगर x अक्ष के भुजा के सापेक्ष अगर आप उसका रिफ्लेक्शन कराएंगे तो y वाला नेगेटिव होगा, और y अक्ष की भुजा के साथ आप y अक्ष के साथ रिफ्लेक्शन कराएंगे तो x वाला नेगेटिव होगा। तो पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट के बाद हम रिफ्लेक्शन कराएंगे। जो ये वाली बात है इसको हम बाद में कराएंगे, उससे पहले हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप ये बताओ, जो क्वेश्चन में दिया है उसने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना दे दिया कि ये x पॉजिटिव
ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अगर 1 मिनट का 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप इसमें कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए वो थीटा प्लस 45 चाहिए। इसके लिए हमें थीटा चाहिए होगा, हम थीटा कैसे निकालेंगे, सिर्फ आप इतना बता दीजिए। देखो, इफ द पॉइंट √3, 1 ओरिजिन है 0,01 पॉइंट, ये √3, 1 रहा, ये P पॉइंट रहा, ठीक है। इफ द पॉइंट, ये जो बिंदु दिया है वो √3, 1 दिया है, इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री, इसको हम 45 डिग्री से रोटेट करते हैं तो यहां कहीं आ जाएगा, क्योंकि जो अभी एंगल दिया है वो एंगल कहीं ना कहीं जो भी हो, अगर 45 से रोटेट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना चाहते हैं, तो टोटल एंगल 90 से कम रहेगा, मतलब थीटा प्लस 45 जो रहेगा वो लेस देन रहेगा 90 से। जिधर मुंह खुला रहता है इसका वो बड़ा होता है, जिसका बंद रहता है उधर वो छोटा होता है, मतलब थीटा प्लस 45 90 से कम रहेगा। ये थीटा मान लीजिए, अब यहां से हमने 45 रोटेट करा दिया। इस थीटा को हम कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि जो ये y होती है, वो y जो होती है इसकी ऑर्डिनेट, उसकी भुज होती है, बन होता है, ये √3 होता है। तो अगर हमें थीटा निकालना है तो हमने आपको बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू y/x मतलब 1, y/x मतलब 1y √3। मतलब यहां से ये क्लियर होगा कि थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। मतलब जो क्वेश्चन में पॉइंट दिए गए हैं √3, 1 वो पहले 30 डिग्री पर थे। किस पर थे? 30 डिग्री पर। अब हमें उसी 30 डिग्री को 45 डिग्री और रोटेट कराने देना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी सीधी 1 2 3 4 5 चलती है, अब हमें 12 11 10 9 8 7 एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहां से हमें 45 रोटेट करानी है। अभी ये थी, अब हमें ये रोटेट करा देनी है, तो कहीं ये पॉइंट आएगा, इसको हम x, y मान लेते हैं। अगर हम इसको x, y मान लेते हैं तो वो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पहले तो इस पॉइंट के निर्देशांक निकालो, इसके बाद इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर देंगे, वो भी किसके एक्सिस में? x एक्सिस के। अगर x एक्सिस के सापेक्ष में आप अगर रिफ्लेक्शन करेंगे तो y वाला नेगेटिव हो जाएगा। मतलब पहले पॉइंट निकाल लीजिए, अब जो रिफ्लेक्शन वाली बात है उसको हम बाद में अप्लाई कर लेंगे। अब पॉइंट हम कैसे निकाल लेंगे, आप देखो थीटा का मान 35 है, तो 45 जो आएगा, जो 45 है टोटल 75 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम r की बात करें तो अब इसको आप हल करिए, r निकालना चाहें तो हमने पढ़ रखा है कि r(x² + y², क्योंकि ये x होता है एब्सिसा, ये y ऑर्डिनेट होती है। r का मान जो है 3 + 1 4, वो भी रूट में, तो ये 2, r का मान जो आएगा वो 2 आ जाएगा। वही tan थीटा, थीटा का मान हमें पता है कि इतना थीटा 75 था, अगर हम पूरे को थीटा प्लस 45 देखें तो इसको थीटा 2 मान लें, तो ये जो था वो 75 था। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब कार्तीय तल के निर्देशांक चाहिए। अगर आपको कार्तीय तल के निर्देशांक चाहिए तो आपको इनके बीच रिलेशन चाहिए, कन्वर्जन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो हमने पढ़ रखा है x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। इन दोनों वैल्यू में रख देंगे। कैसे आया ये हम सब इस पर बार बार बात कर चुके हैं। r का मान 2 रहेगा, cos थीटा, थीटा का मान 75 है, तो 75 की मान √3 -1/2 √2, प्लस, और साइन थीटा में r साइन थीटा का मान जो रहेगा वो √3 + 1/2 √2, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, √3 - 1, क्योंकि जो साइन 75 की वैल्यू होती है वो √3 + 1/2 √2 होती है, और cos 75 की वैल्यू, क्योंकि थीटा का मान रखेंगे तो 2 cos 75 आएगा, और cos 75 की वैल्यू याद रखना, cos 75 की वैल्यू जो होती है वो √3 - 1/2 √2, और साइन 75 की वैल्यू √3 + 1/2 √2। cos 75 √3 - 1/2 √2, साइन 75 √3 + 1/2 √2। r cos थीटा, r का मान 2 रख दिया, cos थीटा का ये रख दिया, साइन थीटा का ये रख दिया, और जो x जो कोऑर्डिनेट आए वो कोऑर्डिनेट आएंगे 2
-1/2। अभी ये कोऑर्डिनेट आ गए जो कि हमने पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया था उसको जब हमने 45 डिग्री रिफ्लेक्ट कराया तो उसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब हमें इस पॉइंट को भी रिफ्लेक्ट करा देना है। अभी तक तो हमने 45 डिग्री रोटेट किया था, अब जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे वो भी एक्स एक्सिस के। हमने आपको बताया कि जब इसको एक्स एक्सिस के सापेक्ष जब रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट, तो y जो है वो निगेटिव हो जाएगा। जब y निगेटिव हो जाएगा तो अब √2√3 - 1/2√2 ये x है, और जो y वाला है इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा √3 - 1/2√2। यही आपका आंसर होगा। देख लो, हाँ 2 से डिवाइड कर दिया, ये वाला रहेगा। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा 2√3 - 1/2√2। ये बन जाएगा -2√3 - 1/2√2। ये अच्छा रह जाएगा, बी वाला आंसर आएगा। आपको समझ में आया होगा कि पहले जो हमने पॉइंट दिया था उसको 45 डिग्री रोटेट कराया। फिर हमने एक नई बात ये सीखी, अगर रिफ्लेक्शन कराते हो, अगर एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई वाला नेगेटिव होगा, वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स वाला नेगेटिव होगा। ये कुल क्वेश्चन थे जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझा। उस पर हमने देखा कि क्वेश्चन भी अच्छे खासे बने। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए और अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जो लोग एनडीए एयरफोर्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उनको शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए। 11th में है तो भी शेयर करिए, 12th में है तो भी शेयर करिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज इतना ही, थैंक यू।